हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेनियम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मूवीज में अभी तक सिर्फ एक ही तरह के वाइब्रेनियम को दिखाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। अल्ट्रॉन ने कहा था कि वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे अद्भुत धातु है जिससे ये लोग ढाल बनाते हैं, बट उस बेचारे को नहीं पता था कि जितना इंटरनेट में है वही सच नहीं है। क्योंकि वाइब्रेनियम से वाकांडा वालों ने क्या क्या बना रखा है उसका झलक हमें ब्लैक पैंथर और इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखने को मिला था। वाइब्रेनियम वन ऑफ द मोस्ट रेयर मेटल में से एक है जो कि मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और आज हम उसी के डिफरेंट टाइप वाले के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हम वाकांडन वाइब्रेनियम से करेंगे क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, जो कि लगभग 10 साल पहले अर्थ में एस्टेरॉइड के रूप में अफ्रीका में जा गिरा था, और जहां वो एस्टेरॉइड गिरा था वही जगह आगे जाकर वाकांडा के नाम से जानी गई थी। जिसके कई साल बाद बशंगा नाम का एक आदमी वहां आता है जहां देवी बास्ट के दर्शन होते हैं उसे, और वो उसे हार्ट शेप हग के पास ले जाती है, जिसके बाद से वो उसे पहला ब्लैक पैंथर बनाती है। वाइब्रेनियम ओर एक ऐसा मेटल ओर था जिसमें वाइब्रेशंस और काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी थी, जिससे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बट बाशंगा ने एक सीक्रेट मेथड ढूंढ निकाला था इस मेटल ओर को मोल्ड करने का, जिसके वजह से वाइब्रेनियम वाकांडन्स की डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गया। इवन वाकांडन्स ने तो इसे अपने कपड़ों में भी ऐड कर दिया था, जिसको आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं। वाकांडन्स इस मेटल को हजारों साल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेटल गलत हाथों में चला गया तो काफी डेंजरस हो सकता है। ये मेटल ना सिर्फ ड्यूरेबल है बल्कि ये आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकता है, जिसे वाइब्रेनियम रेडिएशन बोलते हैं, जिससे फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे और जानवर उन पर भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर जो वाकांडा के एनिमल्स होते हैं वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर तो होते हैं, बट वो स्ट्रेंथ के मामले में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ ये मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स को भी एनहांस कर सकता है, और ये मेटल इवन साउंड के साथ भी काफी डेडली हो जाता है, जिसका एग्जांपल आपको क्लॉ के हाथ में दिख जाएगा, जहां वो पावरफुल सोनिक बूम छोड़ता है जो कि नॉर्मल सोनिक बूम से काफी ज्यादा डेडली होता है। इसके अलावा वाइब्रेनियम इवन सॉइल के लिए बढ़िया है, एज इन कॉमिक्स में ये बताया गया है कि एस्टेरॉइड के गिरने के बाद से वाइब्रेनियम वहां के ऑलरेडी काफी रिच सॉइल में मिल गया और उसे और भी रिच बना दिया, जिससे मूवी के अंदर बताया गया अल्ट्रॉन का ये डायलॉग और भी ज्यादा सटीक बैठता है, जहां पर उसने ये कहा था कि वाइब्रेनियम दुनिया का सबसे वर्सेटाइल सब्सटेंस है और उससे ये लोग फ्रिज भी बनाते हैं। खैर, हॉवर्ड स्टार को 1940s में वाइब्रेनियम और मिलता तो है, जिसको वो लाख मेहनत करने के बाद भी सिंथेसाइज नहीं कर पाता, बट एक दिन ये अचानक से एक अननोन सब्सटेंस के साथ मिक्स होने के बाद से फॉर्जेबल बन जाता है, जिसके बारे में इवन हॉवर्ड स्टार को नहीं पता चलता। जिसके बाद जन्म होता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड का। अब क्योंकि ये प्रॉपर वाकांडन तरीके से शील्ड नहीं बनी थी एंड इसको शेप देने के लिए अननोन अलॉय यूज हुआ था, तो ये ओरिजिनल वाइब्रेनियम के जैसा तो था बट उसके लेवल का नहीं था, इसीलिए मल्टीपल ओकेशंस में ये टूट जाता है। जहां मूवीज के अंदर थॉर का म्योनिर तो कैप्टन का शील्ड सह लेता है, बट थैनोस के ब्लेड से ये टूट जाता है। वहीं कॉमिक्स में कैप्टन के शील्ड को तोड़ने में हमेशा मशक्कत लगी है। अब ऐसे वाइब्रेनियम की कोई ड्यूरेबिलिटी फीट तो नहीं है, बट एवेंजर्स फॉरएवर इशू 3 में टीचाला को स्टार में फेंक दिया गया था, जहां से घोस्ट राइडर कुछ दिन बाद उसको वापस लेके आता है एंड पाता है कि टीचाला के जो वाइब्रेनियम सूट है उसके अराउंड में एक वाइब्रेनियम ककून बन रखा था, जिसने टीचाला को इतने समय तक बचाए रखा था, जिससे आप वाइब्रेनियम की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हॉवर्ड स्टार्क ने जैसे मिक्स करके कैप्टन के शील्ड को बनाया था कॉमिक्स के अंदर, उसी तरह एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर मायरन मकलेन था, उसने वाइब्रेनियम स्टील अलॉय और एक अननोन सब्सटेंस को मिक्स किया, जिससे बना एडामेंटियम। अब क्योंकि ये एक वीकर वर्जन था वाइब्रेनियम का, ये कंपैरेटिवली वाइब्रेनियम से इजीली टूट जाता था, बट स्टिल ये मेटल काफी ज्यादा ड्यूरेबल था। अब इस मेटल की प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज इसमें स्टील भी मिक्स था, उसके वजह से इसमें ऑक्सीडेशन होता था, यानी कि जंग लग सकती थी, जिससे एडामेंटियम पॉइजनिंग होती है, जो कि लोगन मूवी के अंदर लोगन एंड ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स के अंदर लोगन को हुआ था, जिसकी वजह से लोगन मर रहा था। इसके बाद बारी आती है एंटार्क्टिक वाइब्रेनियम की, जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि वाइब्रेनियम बी, सैवेज लैंड वाइब्रेनियम, एंटी वाइब्रेनियम वगैरह वगैरह। और
ऐसे नाम इसको क्यों पड़े ये आप अभी जान जाओगे। ये सिर्फ सैवेज लैंड अंटार्कटिका में पाया जाता है, जिसका ग्लिम्स एमसीयू के अंदर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक सेकेंड के लिए यहाँ देखने को मिला था, जबकि कॉमिक्स में यह मस्त जगह है। अनलाइक वाकांडा वाइब्रेनियम, ये मेटल वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की जगह उसे छोड़ता है, जिससे आसपास के मेटल्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं। ये वाइब्रेनियम पे काम नहीं करता क्योंकि वाइब्रेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर और एंटी वाइब्रेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, जिसका मतलब आप वाइब्रेनियम को एंटी मेटल में चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सैवेज लैंड में मिलता है, जिसको लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो रॉक्सन कॉर्पोरेशन ने एक आर्टिफिशियल वाइब्रेनियम बनाया जिसका नाम न्यूफॉर्म रखा, जो कि खुद को डिजेनरेट कर सकता है जैसे कि एंटी वाइब्रेनियम करता है। और इसी एंटी वाइब्रेनियम से आप एक डिवाइस बना सकते हैं जो कि आपको एक इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने में हेल्प कर सकता है। एंटी मेटल को मैं एमसीयू में देखना जरूर चाहूंगा क्योंकि वो मल्टीवर्स सागा के अंदर एक इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने वाले टेक में काम आ सकता है। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ वाइब्रेनियम का, जिसका नाम रेवेरियम है। रेवेरियम को सर्जनी जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था जब दुनिया का सारा वाइब्रेनियम यूजलेस हो गया था। बट ये एक इम्परफेक्ट वेरिएंट था जो कि वाइब्रेनियम एब्जॉर्ब करने की जगह उन्हें वापस पुश कर देता था, जिससे काफी डेडली वेपन बनता। बट ये सारा मेटल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिकॉज इसमें एक फैटल फ्लॉ था। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर इस पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बौछार कर दे तो ये डस्ट बन जाता, जिसके बाद से आपको लग रहा होगा कि ये सबसे वियर्डेस्ट वर्जन है वाइब्रेनियम का। बट ऐसा नहीं है, इससे भी वियर्ड वर्जन वाइब्रेनियम का है जिसको लिविंग वाइब्रेनियम कहा जाता है, जो कि एक सेंटिएंट है। इसे डोरा मिलाजे ने खोजा था और फिर वाकांडन साइंटिस्ट ओबिना नवाजर ने इसे सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा तो जाना कि ये मेटल खुद से सोच सकता है और इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रोसेस्ड वाइब्रेनियम है, बल्कि ये टोटली नेचुरल है, बिल्कुल पतंजलि के तरह। ये लिविंग वाइब्रेनियम पाया जाता है वाकांडा के एक केव में जिसे इची चेंबर कहते हैं, और इस केव में ही डोरा मिलाजे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी फाइटिंग स्किल्स, वेपन स्किल्स को बढ़ाते हैं। ये इवेंट डोरा मिलाजे के स्किन से कनेक्ट हो भी जाते हैं अगर उन्हें वो पर्सन पसंद हो। बट द प्रॉब्लम इज कि ये उस बंदे को पूरी तरह से कॉपी कर लेता है, बट स्टिल वाइब्रेनियम की अपनी एक पर्सनालिटी होने की वजह से वो उसके ऊपर हावी होने लगता है, जिसके वजह से वो कैरेक्टर ऑड बिहेव करने लगता है एंड इवन कुछ लोगों को मारने भी लगता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डोरा मिलाजे ने एक स्पेसिफिक ड्रम एंड स्पीयर में एक छोटा सा चिप टाइप का चीज रखा था, जिससे वो कनेक्ट होते हैं, जिसके बाद वो एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं जहां उनके क्लोन जैसा एक सामने आ जाता है, जिनका सामना उन्हें करना होता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खराब लगी हो तो डिसलाइक। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। Thank you for watching this video. Stay tuned.